Welcome to Balian tutorial. Please see the full video for better understanding and do not skip any step. और यदि ये वीडियो आपके मतलब का है तो please subscribe the channel. Today we shall discuss what is the concept of definite integral. To know the answer, approximate the area of the curve y equal to fx and x-axis from x equal to a to x equal to b. Now consider the graph AZD of the positive function y equal to fx. Suppose we are interested in finding the area under the graph between x equal to a to x equal to b. This area cannot be found because there is no basic formula to calculate this area. One way by which this area can be approximated is to divide this region into a number of rectangles of equal width. Find the area of each rectangle and then add up all these individual rectangle areas. चलते हैं next slide की ओर. First we approximate the area ABCDZA at the initial stage. Consider we have to find the actual area ABCDZA, but there is no basic formula till this date. This area can be approximated or estimated is to convert this region into rectangle ABCE and FBCD. Breadth of these rectangle is h equal to b minus a. This point is a and this point is b. So this length BC is b minus a. Or if we consider this point A or x0 and this point as x equal to b or x1, then BC equal to h equal to b minus a, and similarly DF is also b minus a. यदि आप इस पॉइंट को a या x0 मानते हैं और इस पॉइंट को आप b या x1 मानते हैं तो ये जो लेंथ होगी आपकी BC ये होगी b माइनस a या x1 माइनस x0. ठीक, अब देखते हैं ये जो हाइट होगी ये यहाँ पे क्या है x इक्वल टू a, तो ये जो हाइट होगी ना AB a ये क्या होगा FA या fx0. यहाँ पे आपका पॉइंट क्या है B या x1, तो ये जो हाइट है आपकी BC या CD या आपकी FB होगी या fx1 होगी. ये पॉइंट क्या है आपका A और ये लेंथ कितनी है आपकी H, तो ये पॉइंट क्या हुआ B इक्वल टू A प्लस H, तो इसे आप FA प्लस H भी बोल सकते हैं. ठीक, यदि आप देखें और इस एरिया को अपने इस एरिया को ABCDZA को अप्रोक्सीमेट करना चाहे बाय द rectangle ABCE, then area of this rectangle will be BC equal to AB. BC हमारा कितना है H, BC हमारा कितना है H और AB हमारा कितना है AB कितना है हमारा FA, तो हम रेक्टेंगल का एरिया कितना हुआ हमारा HFA. एक्चुअली में ये जो आपने अप्रोक्सीमेट किया है इस एरिया को, बट दिस एरिया of ABCE is very less than the actual area. और कि कितना कम है, ये आपका जो एरिया है ये बहुत कम है. ठीक, इस एरिया से कितना कम है ये जो देख रहे हैं आप ना. यदि आप इस एक्चुअल एरिया को ABCD जेड को ABC रेक्टेंगल से अप्रोक्सीमेट करना चाहेंगे तो ये जो एरिया है ये जो एरिया है इस एरिया ये इतना एरिया कम पड़ेगा और आपका जो आपने एरिया कैलकुलेट करा है दैट इज मच लेस देन द एक्चुअल एरिया. ओके, नाउ वी अप्रोक्सीमेट दिस एरिया with the help of rectangle FBCD. In this case
द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल एफबीसीडी, एफबीसीडी के एरिया को देखें तो आपका बीसी, बीसी इंटू सी डी, बीसी कितना है आपका एच, बीसी, बीसी तो आपका एच, और सी डी, सी डी आपका इतना है एफ ए प्लस एच, तो आपका एरिया कितना होगा एच एफ ए। बट आप देखेंगे कि जो आपने ये एरिया कैलकुलेट किया है ना, दिस एरिया इज वेरी हाई फ्रॉम द एक्चुअल एरिया, आपका एक्चुअल एरिया कितना है येलो, और आपका आपने जो एरिया कैलकुलेट कराया वो कितना है आपका, आपका जो एरिया है ना वो आपका ये एरिया है जो आपने कैलकुलेट कराया है ये, और आपका जो एक्चुअल एरिया है ये वो है येलो। तो आपका जो इस केस में जो आपने कैलकुलेट करा वो आपका एक्चुअल एरिया से ज़्यादा आ गया। तो कितना ज़्यादा आ गया, जो रेड कलर में आप एरिया देख रहे हैं वो एरिया आपका ज़्यादा आ गया। इट मीन्स यदि आप एक्चुअल एरिया को इस रेक्टेंगल से अप्रोक्सीमेट करेंगे, दिस एरिया इज मच हायर देन द एक्चुअल एरिया। अब इफ यदि आप बड़े रेक्टेंगल यानी कि एफ बी सी डी से एक्चुअल एरिया को अप्रोक्सीमेट करना चाहेंगे तो आपका एरिया बहुत ज़्यादा आ रहा है, और यदि इफ यदि आप ये चाहते हैं कि ये एरिया हमारा जो अप्रोक्सीमेट करें हम रेक्टेंगल ए बी सी से, तो ये बहुत कम रह जा रहा है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है इसमें यहाँ पे, तो रिजल्ट हमारा अच्छा नहीं है, रिजल्ट इज नॉट गुड। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम नाउ, इस एरिया को हम कैसे निकालें? तो in order to improve the estimated area, divide this region into number of rectangles of equal width, and then find the area of this rectangle, and then add up all these individual rectangle area। तो क्या करते हैं अब हम हम क्या करते हैं अब, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एस्टिमेटेड एरिया ए बी सी, हम जो हमारा छोटा ये जो वाला हमारा जो एरिया है, ये जो एरिया है हमारा, ये एरिया है, इस एरिया को हम क्या चाहते हैं इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड द रीजन, जो हमारा रीजन है उसके हमने 2 टुकड़े कर लिए हैं, ठीक है? देखिए, ये हमारा रीजन है, दिस इज़ आवर रीजन ए बी सी डी, ए बी, ए बी सी डी ज़ेड ए। हमने क्या कर लिया, इसके 2 टुकड़े कर लिए हैं, ठीक है? और जब आपके इसके 2 टुकड़े करोगे तो यस इस तरीके से, ये अब पॉइंट आपका ऑलरेडी ए है, ये पॉइंट आपका बी है। जब आप इसके 2 टुकड़े करेंगे, तो एक टुकड़े की लेंथ कितनी होगी बी माइनस ए बाई 2, ठीक? अब इस बार जो आपका एच होगा, एच की वैल्यू होगी बी माइनस ए बाई 2, तो ये जो पॉइंट ए है, इसके बाद ये जो पॉइंट होगा ये होगा आपका ए प्लस एच, ठीक है? तो इसके यहाँ पे जो आपका लास्ट पॉइंट होगा वो होगा ए प्लस 2 एच। यदि आप इसे x0 बोलें, इसे x1 बोलें, तो इसे x2 बोलें, तो x0 की वैल्यू होगी हमारी a, x1 की वैल्यू होगी हमारी a प्लस एच, और x2 की वैल्यू होगी हमारी a प्लस 2h, ठीक। अब ये जो एरिया है इसे हम अप्रोक्सीमेट करें अपने एक्चुअल एरिया को, इसमें हमारे इस एक्चुअल एरिया को अप्रोक्सीमेट करने के लिए 2 ट्रायंगल बनेंगे। हमारा जो पहला ट्रायंगल होगा ABIH, और दूसरा हमारा होगा GICJ। देखिए ये हमारा पहला ABIH और दूसरा होगा GICJ, ठीक है? इनकी जो विड्थ है, इनकी जो विड्थ है विड्थ, ये जो है बी विड्थ BI और IC दोनों क्या है इक्वल है, और वो कितनी है B माइनस ए बाई 2, ठीक है? अब क्या करते हैं, इनका एरिया फाइंड करते हैं। यदि आप इस एरिया को इन 2 रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABIH प्लस GICJ, तो हमारा जो पहला रेक्टेंगल है उसका एरिया होगा हमारा HFA, और दूसरा हमारा इसका एरिया कितना होगा हमारा HFA, और इसका एरिया ये कितना है हमारा H, और ये हाइट कितनी है FA, एरिया कितना होगा HFA, ये हमारा कितना है H, और ये कितना है A प्लस H, तो ये हाइट कितनी होगी FA प्लस H, तो इसका एरिया कितना आ गया हमारा HFA। AB आई ABIH ABIH का एरिया कितना आ गया हमारा HFA, ठीक है? देखिए
एरिया एक बार फिर देख लेते हैं। यदि आप एरिया देखें हमारे पहले ट्रायंगल का, दिस इज पहला ट्रायंगल एंड दिस इज द सेकंड ट्रायंगल। टोटल एरिया हमारा जो अभी भी तो हमने एक्चुअल एरिया को दो हिस्सों में डिवाइड करके एरिया फाइंड किया है। इस एरिया दिस टोटल एरिया इज लेस देन द एक्चुअल एरिया। और कितना कम है देखिए, ये जो लाल रंग के ट्रायंगल आए हैं ना, इतना कम है, अभी भी इसमें कमी है, यानी कि देयर इज अ नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अब बट हमारा जो रिजल्ट है, रिजल्ट इज इम्प्रूव्ड नाउ। एरिया जो पहले था हमारा, ये दिस वाज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन एंड दिस एरिया इज इंक्रीज्ड बाय द सेकंड अप्रोक्सीमेशन बाय एन अमाउंट जी एच के जे। ये जो आया है ना, ये एरिया हमारा बढ़ गया है पहले से। पहला हमारा एरिया कितना था, एच एफ ए, अब हमारा बढ़ गया, कितना हो गया एच में, एच एफ ए प्लस एच की बढ़ोतरी होगी, ये हमारा एरिया बढ़ गया है इतना। ओके, दिस इज द इम्प्रूवमेंट। ओके, चलते हैं, अब क्या करते हैं, नाउ अप्रोक्सीमेट द एरिया। जो एक्चुअल एरिया है उसे हम अप्रोक्सीमेट करते हैं बाय डिवाइडिंग इन फोर रेक्टेंगल। अब फोर रेक्टेंगल, उसकी लेंथ कितनी होगी 21 बार, दिस पॉइंट इज ए, ये कितना है आपका बी, बी माइनस बी माइनस ए बाई फोर, ये होगा हमारा बी माइनस ए बाई फोर, यानी कि एच की वैल्यू हमारी, ये जो एच है इस बार, ये होगा हमारा बी माइनस ए बाई फोर। तो इस पॉइंट को मानते हैं आप एक्स जीरो, इस पॉइंट को मानते हैं आप एक्स जीरो, तो ये हमारा हो गया एक्स वन, ये हमारा एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर। तो इसे मानते हैं ए, तो ये हो गया हमारा ए प्लस, ये हो गया हमारा ए प्लस, ये हो गया हमारा ए से ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, ए प्लस थ्री एच, ए प्लस फोर एच। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जो एक्चुअल एरिया है हमारा ए बी सी डी जेड है, इफ वी वांट टू अप्रोक्सीमेट एंड वांट बेटर अप्रोक्सीमेशन, तो हमने क्या किया, उसके चार टुकड़े डिवाइड इन फोर पार्ट्स। और पहला हमारा जो, देखिए, इस हमारा ये हो गया एक्स जीरो, ये हमारा एक्स वन, ये हमारा एक्स टू, ये हमारा एक्स थ्री, एक्स फोर, या ए प्लस एच, दिस इज ए प्लस टू एच, इज ए प्लस थ्री एच एंड ए प्लस फोर एच। इनके ऊपर अब देखिए हमारा जो पहला रेक्टेंगल है ए बी ई एन, दिस इज आवर फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकंड एल ई एफ के, दिस इज आवर सेकंड रेक्टेंगल एंड थर्ड जेड एफ जी जे एंड द लास्ट वन एंड द फोर्थ इज आई जी सी आर। अब हमें इनका एरिया फाइंड करना है। ठीक, area of first rectangle, okay, this is area of first rectangle, this is h and this is fa, this is h, this is h, this is h and this is fa and this is h। Okay, so this is hfa, this area is hfa, area is hfa। ऐसे ही सेकंड, जो हमारा सेकंड है, ये वाला देखिए, इसका दिस इज एच बट दिस इज ए प्लस एच, तो ये ए प्लस एच इंटू दिस एच एफ ए प्लस एच। ऐसे ही हम थर्ड पे चलते हैं, थर्ड का एरिया कितना होगा, ये कितना हमारा ए प्लस एच, तो हाइट कितनी हुई हमारी एफ ए प्लस टू एच, तो एच एफ ए प्लस टू एच एंड द लास्ट वन एच एफ ए प्लस थ्री एच। यदि आप इन पॉइंट को एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर से डिनोट करना चाहेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे वैल्यू कितनी है एक्स जीरो, तो ये पॉइंट कितना होगा हमारा एक्स टू, ये हाइट कितनी होगी हमारी एफ एक्स जीरो, ये पॉइंट कितना हमारा एक्स वन, ये हमारा पॉइंट कितना हो गया, ये हमारा एफ एक्स वन, ये हमारा पॉइंट कितना है एक्स टू, हाइट कितनी हुई, ये वाली हाइट कितनी हुई हमारी एफ एक्स टू। ठीक, ये कितना हमारा पॉइंट एक्स थ्री, हाइट, ये हाइट कितनी हुई हमारी एफ एक्स थ्री। तो एरिया को हम दूसरे तरीके से निकालना चाहें, यदि हम एरिया को दूसरे तरीके से निकालना चाहें, तो ये होगा एच एफ एक्स जीरो, ये होगा हमारा एच एफ एक्स वन, ये हमारा होगा एच एफ एक्स टू, ये होगा हमारा एच एफ एक्स थ्री। ओके, देखिए इस तरीके से आपका एरिया।
अभी भी ये जो देख रहे हैं ना 1, ये जो आप देख रहे हैं, ये ये कमी है यहाँ पे। इसमें अभी जो हमने एरिया अप्रोक्सीमेट किया है, दिस इज लेस देन द एक्चुअल एरिया बाय दिस अमाउंट 1। यहाँ पे ये 4, ये अभी भी इसमें कमी है, इतना हमारा एरिया कम है। ठीक है, क्या करेंगे इसे, हाउ टू इम्प्रूव दिस एरिया। बेटर अप्रोक्सीमेशन कैन बी अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एन व्हेन एन इज वेरी लार्ज। जब वो एन की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, जब एन बहुत ज्यादा होगा तो हमारी जो रेक्टेंगल की विड्थ है ना, रेक्टेंगल की विड्थ ये बढ़ घट जाएगी बहुत, जैसे बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल बनेंगे। और ये जो एच है वो एच व्हेन एन इज वेरी लार्ज, एच टेंड्स टू जीरो, एंड द हाइट ऑफ एनी रेक्टेंगल, ये जो हाइट है कन्वर्टेड इनटू एफ एक्स। कैसे, देखिए ऐसे ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल छोटे छोटे बन जाएंगे यहाँ पे। ये छोटे छोटे रेक्टेंगल बनेंगे यहाँ पे, बिल्कुल ये इस तरह का सीन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा ना एक्स, तो जो रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल की शेप कैसी होगी, ऐसी। ये रेक्टेंगल होगा, यहाँ ये क्या पॉइंट है, पॉइंट आपका इस तरह की शेप होगी आपकी। ठीक है, रेक्टेंगल की शेप देखिए, एक बार देखिए रेक्टेंगल की शेप, क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे, जो पॉइंट है ना एक्स, इसके ऊपर की वैल्यू क्या है एफ एक्स, ऐसे इस तरह से वैल्यू आ रही है। तो यहाँ ए एफ ए, छोटे रेक्टेंगल हो गए छोटे छोटे ऐसे, ए हो गया आपका और ये एफ ए, तो इसका एरिया कितना हो गया ए एफ ए, पहला ए एफ ए। ऐसे ही दूसरा ए से आगे वाला पॉइंट होगा, ए से आगे वाला पॉइंट होगा के ऊपर वैल्यू होगी, ऐसे ही छोटे छोटे रेक्टेंगल बनते चले जाएंगे, लाइन की शेप के रेक्टेंगल रह जाएंगे जब एन इज वेरी लार्ज। ओके, दिस इज द एक्चुअल सिचुएशन। आपने क्या देखा, अब ये जो आपने पूरा डिस्कशन किया, आपने देखा व्हेन, जब आपने रेक्टेंगल अपने एक्चुअल एरिया के 2 पार्ट किए थे, केवल 2 पार्ट किए थे, तो हमारा जो एरिया था दैट इज़, दिस वाज़ द एरिया HFA प्लस HFA प्लस H, और ये हमारा एक्चुअल एरिया से काफ़ी कम है। ठीक है? तो वी वांट टू इम्प्रूव इट। ठीक है? इसका मैथमेटिक्स जो हमने जितना भी डिस्कस किया उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ द एप्रोक्सिमेटेड एरिया व्हेन n इक्वल टू 2। वी कैन राइट दिस एरिया लाइक दिस, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, एन एन इज एन इक्वल टू 4, जब आप उसके 4 टुकड़े करेंगे तो अभी आपका अप्रोक्सीमेटेड एरिया बढ़ गया है, यानी कि उसमें इंप्रूवमेंट हो गया। अब ये जो एरिया है ना उसका फार्मूला आप मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, एच एफ ए, एच आपने कॉमन ले लिया पूरा, तो एच एफ ए एच ए, और इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं दोनों फॉर्म। आप एक फॉर्म ये हुई आपकी और एक ये ऊपर वाली फॉर्म है, दोनों फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। बट जब आप इसके बहुत ज्यादा टुकड़े करेंगे, व्हेन एन फॉर एनी एन इक्वल पार्ट, देखिए इसमें जब आप 4 टुकड़े कर रहे हैं तो कितना आ रहा है एफ ए प्लस 3 एच आ रहा है लास्ट में। ठीक है, और यहाँ आ रहा है आपका, जब 4 टुकड़े कर रहे हैं एफ एक्स 3, और अब क्या करेंगे फॉर एनी एन पार्ट, अब उसके कोई भी एन टुकड़े करेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेटेड एरिया कितना होगा, अप्रोक्सीमेटेड एरिया आपका क्या होगा एच, कहाँ तक जाएगा, जब 4 थे तो कितना आता 3, तो कितना कहाँ तक जाएगा एन माइनस 1 तक। कितने रेक्टेंगल हो गए आपके यहाँ पे एन। ठीक है, तो आपका जो अप्रोक्सीमेटेड एरिया है ये आ गया आपका और एन रेक्टेंगल। ओके, इसको आप समेशन फॉर्म में लिखना चाहते हैं, समेशन फॉर्म में आप लिखना चाहेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आपका ये तो हो गया एच, इसके बाद ये एफ ए, इसके बाद ये एच, फिर 2H, फिर 3H, फिर n माइनस 1H। तो यानी कि यहाँ पे देखिए क्या A, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो एक वेरिएशन आ रहा है इसमें, यदि आप इसे इस फॉर्म में लिखें, देखिए देखिए H तो आपका बाहर आ ही गया समेशन, यदि आप इसमें R की वैल्यू रखें, समेशन करें तो R की वैल्यू 0 रखें, जब R की वैल्यू 0 रखेंगे ना, पहला टर्म आ गया आपका।
फिर आर की वैल्यू आपने क्या रखी 1। समेशन कैसे चलता है 0 1 2 3, तो 1 रखेंगे तो दूसरी टर्म आ जाएगी आपकी। और कहाँ तक जाएंगे आप n-1 तक, तो आपकी लास्ट टर्म आ जाएगी। तो इस पूरी जो एक्सप्रेशन है इसको समेशन फॉर्म में हमने ऐसे लिख लिया है, समेशन फॉर्म में ऐसे लिख लिया है। ओके, इसको हम दूसरे तरीके से लिखना चाह रहे हैं, इस तरीके से ये वाला फॉर्म भी है, इसमें आपने a को x0, a प्लस h को x1 और a प्लस 2h को x2 कह दिया है। तो इस यदि इस फॉर्म में चाहेंगे तो समेशन फॉर्म क्या बनेगी आपकी, यहाँ क्या है 0 1 2, तो यहाँ सीधा xr और h, r की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो पहला टर्म आ जाएगा आपका, द समेशन फॉर्म। बट एक्चुअल में दिस, अभी भी दिस क्वांटिटी गिव्स एन estimate of the area under the curve but it is not exact। अब क्या चाहते हैं, वी वांट टू, हम जो हमारा एक्चुअल एरिया है उसके बहुत करीब जाना चाहते हैं, बहुत पास में जाना चाहते हैं। जैसे आपका एरिया है 4, तो कम से कम हमारा एरिया एक्चुअल में 4 है, तो हम क्या चाहते हैं, हमारा एरिया कम से कम 3.999999 इतना आ जाए। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, वी मस्ट टेक ए लार्ज एन। और जब आप एन की वैल्यू बहुत ज्यादा कर देंगे तो आपके रेक्टेंगल की जो विड्थ है ना वो बहुत कम हो जाएगी। वी वांट टू फाइंड द वैल्यू। अब क्या करेंगे, एन की वैल्यू क्या कर दो, इन्फिनिटी। जब एन की वैल्यू जैसे ही इन्फिनिटी करोगे, मीन्स इनफाइनाइट टुकड़े कर दिया आपने, कितने रेक्टेंगल हो गए आपके, इनफाइनाइट। तो उसमें एच क्या रह जाएगा, एच मीन्स विड्थ, रेक्टेंगुलर की विड्थ क्या हो जाएगी आपकी, 0। तो हम क्या इसको ऐसे लिखेंगे, व्हेन एन इज इनफाइनाइट, एन इज इनफाइनाइट मीन्स आपने अपने रीजन के एन टुकड़े कर दिए हैं, तो एच क्या हो गया आपका 0। यानी कि ए के बाद बस पॉइंट ही आएगा, नेक्स्ट जो भी आएगा तो पॉइंट 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 ऐसे चलेगा ये। ओके, तो इस कंडीशन में हम, ओके, इस कंडीशन में हम यदि देखें, इस कंडीशन में यदि हम देखें कि हमारा जो एरिया है, तो क्या करेंगे, उसको लिमिटिंग फॉर्म में ले आए। हमारा जो एक्सप्रेशन था, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये इसमें हमने क्या ले दिया, एस टेंस टू 0। ठीक है, जब एस टेंस टू 0 करेंगे या एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, तो ये जो इसकी जो लिमिट आएगी ना, वही हमारा एरिया अंडर द कर्व होगा। ओके, अब ये देखिए, इसमें हमारी लिमिट क्या है, लोअर एंड अपर लिमिट ऑन द सम कोरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट। ये आर इक्वल टू 0 क्या है, हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल, और आर इक्वल टू n-1 क्या है, हमारा लास्ट रेक्टेंगल। तो इस पे जो लिमिट है हमारी सम की, क्या है, फर्स्ट रेक्टेंगल और लास्ट रेक्टेंगल का संबंध है हमारा। बट जब आप उसके इनफाइनाइट टुकड़े कर दोगे ना, तो हमारा जो लिमिट है वो x इक्वल टू a से x इक्वल टू b रह जाएगी, और पॉइंट टू पॉइंट चलेगा भी। अब ये आपका जो ऐसे चलेगा, पहला आप दूसरे से पॉइंट चलेंगे, बस पॉइंट, इस पे वैल्यू ऐसे। यानी कि ये जो समेशन फॉर्म है, आप इस समेशन फॉर्म में ये जो आपकी r इक्वल टू 0 से n-1 है, तो ये तो लिमिट हो जाएगी आप x इक्वल टू a से x इक्वल टू b में। और ये जो हमारा एफ एक्स आर है, ये हमारा पॉइंट में बदल जाएगा। जब x इक्वल टू a होगा तो ये एफ ए होगा, जब x इक्वल टू b होगा तो ये एफ बी होगा। ओके, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एफ एक्स आर की जगह हम यहाँ पे एफ एक्स आर की जगह हम यहाँ पे एफ एक्स ले सकते हैं। और ये जो हमारा h है, जब n बहुत बड़ा होगा तो h मीन्स विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर, वो क्या होगी, वो वेरी स्मॉल, तो हम उसे डेल्टा एक्स ले लिया उसकी जगह हमने। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस 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 समेशन फॉर्म को, ये जो हमारी समेशन फॉर्म है, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। यहाँ पे हमने ये लिमिट चेंज कर ली, तो हमारी लिमिट क्या होगी, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b। ओके, यही यही देखने वाली चीज है, ये क्या हुआ एक्चुअल में, ये क्या है, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट समेशन चल रहा है। ओके, एंड यही है आपका लिमिट। इस ये क्या है, लिमिट ऑफ दिस सम, लिमिट ऑफ दिस सम इज बिकम नथिंग, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। ये जो वैल्यू है ना डेफिनिट इंटीग्रल, एक समेशन, समेशन यहाँ पे क्या आ रहा है, समेशन। और आपका जो डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, वो भी एक समेशन होता है। व्हेन n इज infinity, when n is infinity, h is very small, we can write fx in place of fxr, and fx will be the value, this is important, fx will be the value of y
एट ए टिपिकल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट है एक्स, तो ये जो आपका रेक्टेंगल होगा वो ऐसा होगा, तो ये एक्स हो गया आपका, तो ये बस ये वैल्यू ये एफ एक्स हो जाएगी, तो आपका वैल्यू क्या हुई, ये वैल्यू जुड़ती चली जाएंगी सब आपकी, ये वैल्यू जोड़ जोड़ रखी है यहाँ पे सीधी। ओके, इफ दिस सम actually we find it called definite integral fx a to b fx dx. Okay, so what is the conclusion? Conclusion is that definite integral a to b fx dx is defined as the limit of a sum. Okay, तो ये लिमिट ऑफ ए सम क्या है, मैथमेटिकली आप इसे देखना चाहते हैं तो जो डेफिनेट इंटीग्रल है, दिस इज द लिमिट ऑफ दिस सम, ये जो क्या निकाला था हमने, एरिया, ये अपना एरिया निकाल रखा है, ठीक है, एच एफ ए इसकी लिमिट आपने निकाली, एच टेंस टू जीरो पे, जो भी लिमिट आई इसकी, इस सम की जो भी लिमिट आई दूसरी साइड में देखें तो वही आपका डेफिनेट इंटीग्रल है। ये जो ये लिमिट निकालना बहुत मुश्किल है, तो ये दिस इज द लिमिट ऑफ ए सम, दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, और ये कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ ए सम इज डेफिनेट इंटीग्रल, और दूसरी तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल इज नथिंग दैट इज द लिमिट ऑफ ए सम। ओके, यदि आप देखें ना ध्यान से, यहाँ पे ये जो dx है, दिस dx, ये जो है ना, दिस रिप्रेजेंट ओनली आपने किसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं, खाली अब ये एफ एक्स, ये वैल्यू जुड़ती चली जा रही है, तो वैल्यू जुड़ती चले जाएंगे, जब एच टेंस टू जीरो होगा तो बस ये हाइट जो आपका रेक्टेंगल हो रहा है ना, उनकी हाइट जुड़ती चली जाएगी आपस में ऐसे, रेक्टेंगल की हाइट बस ऐसे जुड़ती चली जाएगी, और ये आपका ये एरिया ऑटोमेटिकली आपका ये एरिया बनेगा। ओके, तो ये दिखाता है कि आपका जो डेफिनेट इंटीग्रल है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज नथिंग दैट इज द लिमिट ऑफ ए सम। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। In the next lecture we shall discuss some illustration on this concept, and we shall discuss how to find the limit of a sum, and for the better understanding it is good to have practice some problems. Okay, thank you very much.